विश्व इतिहास। फ्रांस की क्रांति 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस वीडियो के मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार है। भूमिका 18वीं शताब्दी के 70 से 80 के दशकों में विभिन्न कारणों से राजा और तत्कालीन राज व्यवस्था के प्रति फ्रांस के नागरिकों में विद्रोह की भावना पनप रही थी। यह विद्रोह धीरे धीरे तीव्र होता चला गया। अंततः 1989 में राजा लुई 16वां को एक सभा बुलानी पड़ी। इस सभा का नाम जनरल स्टेट था। यह सभा कई वर्षों से बुलाई नहीं गई थी। इसमें सामंतों के अतिरिक्त सामान्य वर्ग के भी प्रतिनिधि होते थे। इस सभा को जनता की मांगों पर जोरदार बहस हुई। स्पष्ट हो गया कि लोगों में व्यवस्था को बदलने की बेचैनी थी। इसी बेचैनी का यह परिणाम हुआ कि सभा के आयोजन के कुछ ही दिनों बाद सामान्य नागरिकों का एक जुलूस बेस्तिल नामक जेल पहुंच गया और उसके दरवाजे तोड़ डाले। सभी कैदी बाहर निकल गए। सच पूछे तो नागरिक इस जेल को जनता के दमन का प्रतीक मानते थे। कुछ दिनों के बाद महिलाओं का एक दल राजा के वार्साय स्थित दरबार को घेरने निकल गया, जिसके फलस्वरूप राजा को पेरिस चले जाना पड़ा। इसी बीच जनरल स्टेट ने कई क्रांतिकारी कदम भी उठाना शुरू किया। यथा मानव के अधिकारों की घोषणा, मैट्रिक प्रणाली का आरंभ हुआ, चर्च के प्रभाव का समापन, समतावाद की समाप्ति की घोषणा, दास प्रथा के अंत की घोषणा आदि। जनरल स्टेट के सदस्यों में मतभेद भी हुए। कुछ लोग क्रांति के गति को धीमा रखना चाहते थे, किंतु अन्य प्रखर क्रांति के पोषक थे। इन लोगों में आपसी झगड़े भी होने लगे, पर इनका नेतृत्व कट्टर क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। बाद में इनके एक नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हुए, जिसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके एक वर्ष के नेतृत्व को आज भी आतंक का राज कहते हैं। इसकी परिणति स्वयं लुई 16वें और इसकी रानी की हत्या से हुई। राज परिवार की हत्या के पश्चात यूरोप के अन्य राजाओं में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे लोग संयुक्त सेना बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लड़ने लगे। क्रांतिकारियों ने भी एक सेना बना ली, जिसमें सामान्य वर्ग के लोग भी सम्मिलित हुए। क्रांति के नए नए उत्साह के कारण क्रांतिकारियों की सेना बार बार सफल हुई और उसका उत्साह बढ़ता चला गया। यह सेना फ्रांस के बाहर भी भूमि जीतने लगी। इसी बीच इस सेना का एक सेनापति, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था, अपनी विजयों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ। इधर फ्रांस के अंदर कट्टर क्रांति से लोग उब चुके थे। इसका लाभ उठाते हुए और अपनी लोकप्रियता को भुनाते हुए नेपोलियन ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक कंसल्टेट बनकर शासन चलाने लगा। यह शासन क्रांतिकारी सिद्धांतों पर चलता रहा। अंततः नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि अपने आप को प्रदान की और इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र दोबारा लौट आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रांस की क्रांति अपने चरम अवस्था में थी। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, समता, सामंती शोषण, वर्गीय विशेष अधिकार तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। उस समय फ्रांस में न केवल शोषित और असंतुष्ट वर्ग की विद्यमान थे, बल्कि वहां के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में भी विरोधाभास देखा जा सकता था। राजनीतिक शक्तियों का केंद्रीयकरण हो चुका था। संपूर्ण देश की धुरी एकमात्र राज्य था। समाज का नेतृत्व सैन्य बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में आ रहा था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजा की इच्छाएं ही राज का कानून था। लोगों को किसी प्रकार का नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता परेशान थी। भाषण, लेखन और प्रकाशन का
पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं दी गई थी। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च हो जाता था। राज्य के उच्च पदों पर राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति होती थी। स्थानीय स्वशासन का अभाव था। फ्रांसीसी समाज दो टुकड़ों में बंटकर रह गया था, एक सुविधा प्राप्त वर्ग और दूसरा सुविधाहीन वर्ग। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी हुआ। इसके फलस्वरूप निरंकुश शासन तथा सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। राजनीतिक कारण। निरंकुश राजतंत्र। राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। राजा शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह अपनी इच्छा अनुसार काम करता था। वह अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बुलाता था। राजा के कार्यों के आलोचकों को बिना कारण बतलाए जेल में डाल दिया जाता था। राजा के अन्याय और अत्याचारों से आम जनता तबाह थी। वह निरंकुश से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करने लगी। स्वतंत्रताओं का अभाव। फ्रांस में शासन का अति केंद्रीयकरण था। शासन के सभी सूत्र राजा के हाथों में थे। भाषण, लेखन और प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबंध लगा हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। लोगों में धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, नियम की व्यवस्था नहीं थी। न्याय और स्वतंत्रता की इस नग्न अवहेलना के कारण लोगों का रोष धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा था। राजप्रसाद की विलासी जीवन और धन का अपव्यय। राष्ट्र की संपूर्ण आय पर राजा का निजी अधिकार था। संपूर्ण आमदनी राजा रानी और दरबारियों के भोग विलास तथा आमोद प्रमोद पर खर्च होता था। रानी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने में अपार धन खर्च करती थी। एक और किसानों श्रमिकों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, तो दूसरी ओर सामंत, कुलीन और राज परिवार के सदस्य विलासिता का जीवन बिताते थे। प्रशासनिक अव्यवस्था। फ्रांस का शासन बेढंग और अव्यवस्थित था। सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। राजा के कृपा पात्रों की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून थे। कानून की विविधता के चलते स्वच्छ न्याय की आशा करना बेकार था। सामाजिक कारण। पादरी वर्ग। फ्रांस में रोमन कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी। चर्च एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम कर रहा था। इसका अपना अलग संगठन था, अपना न्यायालय था और धन प्राप्ति का स्रोत था। देश की भूमि का 5वां भाग चर्च के पास था। चर्च की वार्षिक आमदनी करीब 30 करोड़ रुपए थी। चर्च स्वयं कर मुक्त था, लेकिन उसे लोगों पर कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त था। चर्च के अपार संपत्ति से बड़े बड़े पादरी भोग विलास का जीवन बिताते थे। धर्म के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वे पूर्णतः सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे। कुलीन वर्ग। फ्रांस का कुलीन वर्ग सुविधा युक्त एवं संपन्न वर्ग था। कुलीनों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे राजकीय करों से मुक्त थे। राज, धर्म और सेना के उच्च पदों पर कुलीनों की नियुक्ति होती थी। वे किसानों से कर वसूल करते थे। वे वायसराय के राजमहल में जमे रहते और राजा को अपने प्रभाव में बनाए रखने में की पूरी कोशिश करते थे। कुलीनों के विशेष अधिकार और उत्पीड़न से साधारण लोगों को क्रांतिकारी बनाया था। कृषिक वर्ग। किसानों का वर्ग सबसे अधिक शोषित और पीड़ित था। उसे कर का बोझ उठाना पड़ता था। उसे राज्य, चर्च और जमींदारों को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। कृषिक वर्ग अपनी दशा में सुधार लाना चाहते थे और यह सुधार सिर्फ एक क्रांति द्वारा ही आ सकती थी। मजदूर वर्ग। मजदूर और कारीगरों की दशा अत्यंत दयनीय थी। औद्योगिक क्रांति के कारण घरेलू उद्योग धंधे का विनाश हो चुका था और मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे। देहात के मजदूर रोजगार की तलाश में पेरिस भाग रहे थे। क्रांति के समय मजदूर वर्ग का एक बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था।
मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग के लोग सामाजिक असमानता को समाप्त करना चाहते थे। चूंकि तत्कालीन शासन के प्रति सबसे अधिक असंतोष मध्यम वर्ग में था, इसलिए क्रांति और नेतृत्व का संचालन इसी वर्ग ने किया। आर्थिक कारण। विदेशी युद्ध और राजमहल के अपव्यय के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति लचर हो गई थी। आय से अधिक व्यय हो चुका था। खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा था। कर की असंतोषजनक व्यवस्था के साथ साथ शासकों की फिजूल खर्ची से फ्रांस की हालत और भी खराब हो गई थी। बौद्धिक जागरण। विचारकों और दार्शनिकों ने फ्रांसिस की राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों की और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया और तत्कालीन व्यवस्था के प्रति असंतोष, घृणा और विद्रोह की भावना को उभारा। मोंटेस्क्यू, वोल्टेरिया, जीन्स जैक्वेस रोसियन्स के विचारों से मध्यम वर्ग के सबसे अधिक प्रभाव था। मोंटेस्क्यू ने समाज और शासन व्यवस्था की प्रशंसा पावर सेपरेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। वोल्टेयर ने सामाजिक एवं धार्मिक कुप्रथाओं का पर प्रहार किया। रूसो ने राजतंत्र का विरोध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। उसने जनता की सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन लेखकों ने लोगों को मानसिक रूप से क्रांति के लिए तैयार किया। सैनिकों में असंतोष। फ्रांस की सेना भी तत्कालीन शासन व्यवस्था से असंतुष्ट थी। सेना में असंतोष फैलते ही शासन का पतन अवश्यंभावी हो जाता है। सैनिकों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। उनके खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्हें युद्ध के समय पुराने अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सेना में रोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। निरंकुश शासन का अंत कर प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की नींव डाली गई। प्रशासन के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति निरंकुश शासन का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्रांति के पूर्व फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों के शासक निरंकुश थे। उन पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं था। क्रांति ने राजा के विशेष अधिकारों और दैव्य अधिकार सिद्धांतों पर आघात किया। इस क्रांति के फलस्वरूप सामंत प्रथा का अंत हो गया। कुलीनों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। किसानों को सामंती कर से मुक्त कर दिया गया। कुलीनों और पादरियों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। लोगों को भाषण, लिखने और विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया। फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर प्रणाली में सुधार लाया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। अब राजा को संसद के परामर्श से काम करना पड़ता था। न्याय को सुलभ बनाने के लिए न्यायालय का पुनर्गठन किया गया। सरकार के द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। फ्रांस में एक प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। एक प्रकार के आर्थिक नियम बने। नाप तोल की नई व्यवस्था लागू की गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। उन्हें किसी भी धर्म के पालने और प्रचार का अधिकार मिला। पादरियों को संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों को विश्वास दिलाया कि राजा एक अनुबंध के अंतर्गत प्रजा के प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा अनुबंध को भंग करता है तो प्रजा का अधिकार है कि वह राजा को पदच्युत कर दे। यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर प्रजातंत्र की स्थापना की गई। धन्यवाद।